दस्तक। दस्तक की आवाज कितनी गहराई रखती है अपने अंदर, कितने राज छुपे होते हैं इस आवाज में। न जाने कौन होगा दरवाजे पर, कोई मनचाहा मेहमान, कोई रास्ता भूला मुसाफिर, कोई पड़ोसी। कितनी खुशियां छुपी होती हैं दस्तक की आवाज में। स्कूल से वापस आया बच्चा, थका हारा शौहर। कभी कभी ये आवाज सख्त बेजार कुन भी साबित होती है। बार बार छत पर आई पतंग या गेंद मांगते बच्चे, या कोई बेवक्त सताने वाला ढीठ फकीर। मगर ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ दस्तक की कहानी है। ये सिर्फ दस्तक नहीं होती, बल्कि मौत के फरिश्ते की आहट होती है। कैसी हो सकती है मौत के फरिश्ते की आहट? उफ, डरावनी, भयानक, इंतहाई जानलेवा। और सबसे बड़ा सितम यह कि मौत की आहट तो सुनाई दे जाए, मगर यह ना मालूम हो कि यह आवाज किसके लिए है। कौन खिंचा चला जाएगा इस खूनी पुकार पर, ना चाहते हुए भी। उस सरसब्ज हसीन गांव के लोग हमेशा से ही अपने रूटीन के बड़े पाबंद हैं। रात को अंधेरा होते ही गहरी नींद सो जाते हैं और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बेदार हो जाते हैं। सारा दिन खेतों और बागात में सख्त मेहनत करने की वजह से नींद भी बड़ी गहरी और मीठी आती है। चाहे फिर बादल गरजें, गलियों में कुत्ते भौंकें, दूर गुजरने वाली रेलगाड़ी की कान फाड़ देने वाली सीटी की आवाज सुनाई दे, किसी की आंख नहीं खुलती। हाँ, मगर साल में एक रात, एक अंधेरी सर्द भयानक रात जरूर आती है, जब एक एक करके गांव के लोगों की आंख खुल जाती है और वो खौफ से कांपने लगते हैं, रगों में उतर जाने वाला खौफ। पिछले 25 साल से हर साल ये रात एक मर्तबा जरूर आती है, जब सख्त सर्दी पड़ती है, कोहरा फैलता है, रात में बारिश होती है, जब दो दो कंबल ओढ़कर भी हाथ पैर बर्फ बने हुए होते हैं। तो अचानक आधी रात के बाद गांव की गलियों में कच्ची पक्की सड़कों पर एक आवाज उभरती है, ठक ठक ठक। लकड़ी की आवाज, जैसे कोई लकड़ी के सहारे चल रहा हो। देर तक लकड़ी की आवाज मुख्तलिफ गलियों में गूंजती है। आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता लकड़ी की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि कान फाड़ने लगती है। उसकी हौलनाक धमक से गहरी नींद सोए गांव के लोग जागने लगते हैं और थर थर कांपने लगते हैं, सर्दी से नहीं, खौफ से। और फिर किसी एक घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, बार बार ठक ठक, शायद उसी लकड़ी से। फिर एक आवाज गूंजती है, एक बूढ़ी मकरू कांपती हुई आवाज, भूख लग रही है, खाना दो। कैसी होती है मौत के फरिश्ते की आवाज, शायद कोई नहीं बता सकता। लेकिन वो खूनी आवाज जिस किसी ने भी सुनी, उसको यकीन हो गया कि मौत के फरिश्ते की आवाज बिल्कुल ऐसी ही होती होगी। और वाकई जिस जिस घर के दरवाजे पर वो दस्तक होती, थोड़ी देर में उस घर के किसी फर्द की मौत वाक़ई हो जाती। अचानक, या तो छत से गिरकर, या सांप के काटने से, या फिर वैसे ही, न जाने क्यों। 25 सालों में 25 लोग इस खूनी दस्तक का शिकार बन चुके थे, और न जाने ये सिलसिला कब तक चलना था। जो इन 25 में पैदा हुए थे या 25 साल पहले ना समझ थे, वो तो इसकी वजह से लाइल्म थे। मगर जो लोग इस वक्त समझदार थे, उनको खूब अंदाजा था कि ये एक सजा है, तवील सजा, शायद कभी ना खत्म होने वाली। चुड़ैल, जिन, भूत, बदरूह कितनी भयानक मखलूक होती है, कितना जान निकाल लेने वाला खौफ महसूस होता है इन नामों से। मगर एक चीज सबसे ज्यादा खौफनाक होती है, पता है क्या? भूख। कहते हैं सबसे बुरी मौत वो होती है जो भूख की वजह से हो। इसमें जान फौरन नहीं निकलती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता निकलती है, अज़ियत दे देकर, जिस्म के एक एक उज़ू से, इतना तड़पा करके लगता है मौत एक बार नहीं बार बार आ रही हो। उफ, खुदा कभी किसी को ऐसी मौत नसीब ना करे। उस गांव के लोग बड़े प्यारे थे, मेहनत जफाकश। मर्द खेतों और बागों में काम करते थे, तो औरतें घरों में अपनी मुर्गियां, बकरियां, भैंसें पालती, उनका दूध बेचती
और कुछ अपने घर में और अपने बच्चों के लिए रख लेती। फलों की बहुतात थी, साफ और शफाफ झरने का पानी, खुली फजा और खालिस खुराक सब गांव वालों के चेहरों से झलकती थी। मगर गोरे खूबसूरत लोगों में एक बात मुश्तरक थी, हमेशा से ही सबके दिल बहुत तंग थे। जी हां, सबके, न जाने क्यों। अगर कोई रोटी का टुकड़ा, कोई दूध का कप, कोई बचा खुचा फल अगर मौजूद है तो कल काम आ जाएगा। हमारी मेहनत की रोटी पर सिर्फ हमारा हक है। कोई भूखा है तो हुआ करे, हमारी भला से। मुश्तरका सोच। गुलजाना बीबी बेचारी के सिर्फ नाम ही में गुल था, बाकी तो पूरी जिंदगी कांटों से भरी पड़ी थी। जब पैदा हुई तो मां को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। 3 चांद जैसे खूबसूरत बच्चों के बाद ये इतनी काली रात जैसी चौथी बेटी। खैर, खुद पर कंट्रोल करते हुए किसी उम्मीद के तहत उसने बच्ची का नाम गुलजाना रख दिया। कहते हैं कि नाम का इंसान की जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। शायद गुलजाना की मां ने भी यही सोचा होगा, मगर गुलजाना ने इस कहावत को बिल्कुल गलत साबित कर दिया, शक्ल से भी और अपनी किस्मत से भी। चंद साल की ही थी जब सहेलियों के साथ आंख मचोली खेलते हुए पैर में शीशा घुस गया। इतना गहरा जख्म लगा कि सालों गुजर गए, मगर जख्म ना भरा। एक तो बरस पहले, फिर गांव की जिंदगी, क्या खाक इलाज होना था। चंद घरेलू टोटकों के बाद घर वालों ने मायूस होकर उसके हाल पर छोड़ दिया और गुलजाना बेचारी जिंदगी भर के लिए मासूर हो गई। खैर, शीशे का इतना कसूर भी नहीं था। गुलजाना की तकदीर में ही जख्म रखम थे, कच्चे रिश्ते हुए बहते जख्म। ना तो कभी उसके दिल के जख्म भर सके, ना ही पैर का, बल्कि वो इस कदर बढ़ गया कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी टांग में फैल गया। गुलजाना को चलने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ा। खट 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 की आवाज गुलजाना की आमद का ऐलान बन जाती। काली बदशक्ल, एक पैर से माजूर गुलजाना। कई महीनों से पड़ती सख्त सर्दी आज तो सख्त तरीन हो गई थी। सुबह से बार बार हल्की फुहार भी पड़ रही थी। अपने गर्म महफूज घरों में हीटर चलाए या आतिशदान के पास बैठकर कॉफी पीने वालों को तो ये मौसम बड़ा हसीन और रोमांटिक लगता होगा, मगर गांव वालों के लिए ये बाकायदा आजमाइश बन जाता था। घर में बंद रहना भी नामुमकिन था। रोटी कहां से खाते? ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन के बाद काम पर जाना नागुज़ीर था। नूर खान ने सारा दिन सेब के बाग में मजदूरी की। घर लौटते हुए उसकी जेब में मजदूरी के थोड़े पैसे और हाथ में सेबों से भरा थैला था। काम करते हुए सर्दी का एहसास इतना नहीं था, मगर अब तो रास्ता काटना दुश्वार लग रहा था। शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था। हर तरफ सर्दी का मखसूस सन्नाटा फैला हुआ था। इस कदर धुंध थी कि चंद कदमों के पार देखना भी मुश्किल हो रहा था। खैर, ये रास्ते उसके इतने जाने पहचाने थे कि वो आंखें बंद करके भी घर पहुंच सकता था। अरे, उसको सख्त हैरत हुई। तुम कौन हो? रास्ते में सड़क के बीचों बीच कोई घुटनों में सर दिए बैठा था। कोई बच्चा। बच्चे ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। फूल जैसा चेहरा, सेब की तरह लाल गाल और वीरान आंखें। वो चंद लम्हे अपनी वीरान आंखों से नूर खान को घूरता रहा। फिर उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से अटक कर चंद अल्फाज निकले। भूख, भूख लगी है, खाना दो। नूर खान ने बेसाख्ता अपने सेबों से भरे थैले को छुआ। नहीं, दूसरे ही लम्हे उसने इरादा बदल दिया। अगर कल काम पर ना जा सका तो बच्चे फल ही खा लेंगे। उसने जल्दी से थैला पीछे कर लिया। कहीं और से मांगो। बच्चे को मुफ्त मशवरा देते हुए वो अपने रास्ते पर चल दिया, तेज तेज। उस सुनसान वीरान जगह पर इतना छोटा अकेला बच्चा क्या कर रहा था? उसके सीधे साधे दिमाग ने सोचने की जहमत नहीं की। वो तो जल्दी से अपने बच्चों के दरमियान पहुंच जाना चाहता था, मगर वो नहीं जानता था अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ कोई और भी चल रहा था, बेआवाज, नजर न आने वाला। नूर खान का भरा पूरा खानदान था। माँ बाप, बीवी और 3 बच्चे। माँ बाप बिल्कुल सेहतमंद थे, जिस्मानी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी। इन इलाकों में रहने वालों की सेहत बेहतर होती है और उम्र तवील।
حسب معمول رات کا کھانا کھا کر تمام خاندان کمروں میں بند ہو گیا۔ سردی سے جنگ کرتے ہوئے سب نے بستر میں گھس کر نیند سے پناہ مانگ لی۔ نہ جانے کیا وقت تھا، مگر آدھی رات گزر چکی تھی۔ رات سرد تھی، اندھیری تھی اور ہیبت ناک تھی۔ گرتی پھوار شاید تھم گئی تھی۔ دور سے آتی ٹرین کی آواز نے سناٹے کو چند لمحوں کے لیے توڑ دیا، مگر ماحول کو مزید ڈراؤنا بھی کر دیا تھا۔ اچانک پتھروں سے بنے راستوں پر ایک آواز گونجنے لگی، ٹھک 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 ٹھک۔ جیسے کوئی لکڑی کے سہارے چل رہا ہو۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ آواز تیز ہوتی گئی، اتنی تیز کہ کان پھاڑنے لگی۔ گاؤں کے لوگوں کی آنکھ کھلنے لگی اور دل دھڑکنے لگے شدید خوف سے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لکڑی کی آواز نہیں آ رہی، طبلِ جنگ بج رہا ہو، موت کا بلاوا آ رہا ہو۔ کس کو؟ کس کے لیے؟ دیر تک آواز مختلف گلیوں میں گونجتی رہی، لوگوں کی سانس سینوں میں گھٹتی رہی۔ پھر ایک دروازے پر زور سے دستک ہوئی، بہت زور سے۔ گھر والوں پر سخت طاری ہو گیا، دل خوف سے پھٹنے والے ہو گئے، سوائے نور خان کے۔ کون ہے؟ اس نے زور سے پوچھا۔ بھوک بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ ایک مکروہ بھیانک آواز سنائی تھی۔ نور خان جیسے نیند میں چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ او نورے، رک جا بیٹا، رک جا۔ اس کے باپ نے گھبرا کر اسے روکنا چاہا، مگر نور خان تو جیسے ٹرانس میں آ چکا تھا۔ وہ جھومتا جھامتا اپنے بستر سے نکل کر دروازے پر پہنچ چکا تھا اور اپنے گھر والوں کی چیخ و پکار سے بے نیاز دروازہ کھول چکا تھا۔ مگر دروازہ کھلتے ہی اس کی مدہوشی یک لخت ختم ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، پلٹ کر واپس گھر میں جانے لگا، مگر شدید ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ صحن میں پڑی اینٹوں سے اس کے ماتھے پر اتنی تیز چوٹ لگی کہ خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ دروازے پر کھڑی مخلوق نے اطمینان سے یہ سارا نظارہ دیکھا اور واپس مڑ گئی۔ ٹھک 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 ٹھک۔ اس کی لکڑی کی آواز آہستہ آہستہ بالکل مدھم ہو گئی۔ بابا! نور خان کی بیوی نے زور زور سے روتے ہوئے نور خان کے باپ کو آواز دی، جو سکتے کے عالم میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا تھا۔ بابا، آپ کسی کو بلائیں، نور خان کو ہسپتال لے کر چلیں۔ نہیں زرینہ، انور خان اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نورے کے باپ کی آواز جیسے کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ گلجانہ اس کو اپنے ساتھ لے جا چکی ہے۔ وہ جب کسی کا دروازہ بجاتی ہے تو اس کو ساتھ لے کر ہی جاتی ہے، کبھی اکیلی واپس نہیں جاتی، کبھی بھی نہیں۔ اس گاؤں کے لوگ بہت خوبصورت تھے، ہمیشہ سے، مگر پتھر دل، ہمیشہ سے۔ گلجانہ غریب کی زندگی میں کانٹے ہی کانٹے تھے۔ اس کی دونوں خوبصورت بہنوں اور بھائی کی شادی ہو گئی، سب اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ گلجانہ جب تک چھوٹی اور ناسمجھ تھی، اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، مگر وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، اس کو احساس ہو گیا کہ سب اس کو جیسے اچھوت سمجھتے ہیں۔ جب تک ماں باپ کا سایہ سر پر تھا، دھوپ اتنی کڑی نہیں تھی، مگر جب وہ دونوں دنیا چھوڑ گئے تو جیسے سورج سوا نیزے پر آ گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ بھیانک مسئلہ تھا، روٹی، 2 وقت کی روٹی۔ گلجانہ اپنے محلے کی عورتوں کے گھر کے کام کاج میں ان کی مدد کرنے لگی، جس کے بدلے میں اس کو کھانا مل جاتا تھا، مگر اپنی ٹانگ کے زخم کی وجہ سے وہ زیادہ محنت نہیں کر پاتی تھی۔ اس نے تو اپنی معذوری کے ساتھ بنا مزاحمت سمجھوتا کر لیا تھا، مگر نہ جانے عورتوں کو کیا پرابلم تھی کہ وہ اس سے نفرت کھانے لگی تھیں اور پیر گھسیٹ کر چلنے کی وجہ سے اس کو ایک مخصوص برے نام سے پکارنے لگی تھیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، جیسے وہ بھی لکڑی ٹیک کر چل رہا ہو۔ گلجانہ کے پیر کا زخم پوری ٹانگ پر پھیل گیا تھا۔ وہ بیچاری کھڑے ہونے تک سے محتاج ہو گئی تھی، کام کیا خاک کرتی۔ وقت، درد اور بھوک نے گلجانہ پر بہت برے اثرات چھوڑے تھے۔
वो बाकायदा ड्राउनी लगने लगी थी। उसका रंग तो ठीक ठाक काला ही था, मगर बाल न जाने क्यों इतने सफेद थे, जैसे चांदी के बने हुए हों। सर्दी में तो उसके पैर का दर्द दुगना हो जाता था, उससे चला फिरा बिल्कुल नहीं जाता था। मगर भूख, शदीद भूख, शदीद दर्द को हरा देती और वो खड़ी हो जाती और लकड़ी घसीटती हुई किसी न किसी घर का दरवाजा बजा देती। ठक 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 ठक। भूख लगी है, खाना दे दो। गुलजाना की दोनों बहनें इत्तफाकन बहुत दूर ब्याही हुई थीं, वरना शायद ये कहानी न बनती। भाई उसका सगा था, मगर भाभी गैर और बदलिहाज। उसको गुलजाना से चिढ़ थी और उसकी लाठी की आवाज से नफरत। वो सख्त वहमी भी थी। उसको खौफ आता था कि कहीं उसकी फूल जैसी बच्चियों पर उनकी मनहूस फूफी का साया न पड़ जाए। गुलजाना बेचारी मोहल्ले के गैर लोगों से खाना मांग लेती थी, मगर अपने सगे भाई का दरवाजा बजाते हुए उसको खौफ आने लगा था। भाभी की घूरती आंखें उसको अंदर से मार डालती थीं। फिर बरसों पहले एक साल शदीद सर्दी पड़ी। शायद सर्दी ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। वैसे अगर बेरहमी का मुकाबला कराया जाए तो शायद इंसान जानवरों के रिकॉर्ड तोड़ डाले। खैर, शदीद सर्दी और सर्द रातों से मुंसलिक बारिश, कोहर वगैरह वगैरह, इन तमाम लवाजमात के साथ एक भयानक अंधेरी रात का जिक्र है। गुलजाना अपनी कोठरी में तन्हा बीमार भूखी पड़ी थी। उसको 2 दिन से तेज बुखार था और टांग में जानलेवा दर्द हो रहा था। किसी को उसकी फिक्र नहीं थी, ना किसी को इतनी तौफीक हुई कि सोचे एक मासूर बूढ़ी औरत किस हाल में है। गुलजाना को सर्दी और बीमारी से बढ़कर एक एहसास सता रहा था, भूख का एहसास, बिल्कुल खाली पेट होने का एहसास। वो हिम्मत करके उठी, अपनी जिंदगी भर की वफादार साथी अपनी लाठी को पकड़ा और बाहर निकल गई। न जाने उसने कितने दरवाजों पर दस्तक दी, कुछ हिसाब नहीं है। गांव वाले तो बेखबर सोते रहे। सुबह जब गुलजाना के भाई की आंख खुली तो वो उसके दरवाजे के आगे गिरी हुई थी और हर तकलीफ से बहुत दूर जा चुकी थी। न जाने उसने अपने भाई का दरवाजा बजाया भी था या भाभी के डर से हिम्मत नहीं हुई थी, कोई नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन ये सबको अच्छी तरह याद है। हिफ्स है कि पूरे 25 सालों से हर साल एक खौफनाक सर्द रात को किसी घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। घर का कोई एक फर्द सबके रोकने पकड़ने के बावजूद जैसे नशे में नींद में झूमता हुआ दरवाजे पर पहुंच जाता है और दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही जैसे होश में आ जाता हो और पागलों की तरह चीखता है, बुरी तरह, क्योंकि दरवाजे पर वो खड़ी होती है। कौन? गुलजाना। क्या मरने के बाद भी इंसान बूढ़ा होता है? गुलजाना तो हो रही थी। हर साल वो मजीद बूढ़ी लगती, मजीद मकरू। उसके चेहरे पर नजर नहीं डाली जाती। अपनी मखसूस लकड़ी से टेक लगाए वो इत्मीनान से खड़ी होती है। चंद लम्हे दरवाजा खोलने वाले की आंखों में आंखें डाले वो मुस्कुराती रहती है, भयानक मुस्कुराहट, और फिर पलटकर गलियों में खट खट करती गुम हो जाती है। ऐसा लगता है दरवाजा खोल देने वाला भी शायद थोड़ी ही देर में उसके पीछे चला जाता होगा, जैसे चूहे पीट पाइपर के पीछे चले जाते हों। वो गांव बहुत खूबसूरत था, सरसब्ज दरख्तों से घिरा हुआ, झरनों से सजा, बादलों से ढका हुआ। इस कदर हसीन था कि वहां बसने वाले उसे जन्नत का टुकड़ा कहते और वहां से कहीं और जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। वो लोग शायद सदियों से नस्ल दर नस्ल वहीं आबाद थे। उनको अपने वतन से इतनी मोहब्बत थी कि वहां पड़ने वाली शदीद सर्दी, मुशक्कत और कम आमदनी वाली जिंदगी और 25 सालों से हर साल एक भेंट मांगने वाला खौफ भी उनको कभी गांव छोड़ने पर आमादा ना कर सका। 25 सालों में कौन कौन दस्तक की सदा का शिकार बन चुका था। नूर खान, दरिया खान, सितारा बीबी, परी गुल, और हां, सबसे पहला और अहम नाम तो रह ही गया, शमा, गुलजाना की भाभी। आंख धोखा है,
हर चमकती चीज सोना नहीं होती। किसी बदसूरत चेहरे के पीछे हसीन दिल छुपा हो सकता है। खूबसूरत भोली भाली सूरतें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। दुनिया भेदभाव है। क्या हो सकता है गहरे समंदरों की तह में, ऊपर बहुत ऊपर आसमानों पर? कुछ ऐसे राज होते हैं जो कभी नहीं खुलते। हाँ, लेकिन कुदरत नाइंसाफ नहीं होती। किसी के साथ की गई ज्यादती मुआफ नहीं की जाती। हर जुल्म की पकड़ होती है। कभी शद्दाद को अपनी ही बनाई हुई जन्नत में कदम तक रखना नसीब नहीं होता, तो कभी दुनिया में नामुराद रहने का अजीम अजर मिल जाता है। ये कौन सी जगह थी? इस गांव से भी कहीं बढ़कर हसीन, इतनी कि कोई जबान इसका नक्शा बयान नहीं कर सकती। क्रिस्टल जैसे पानी में रंग बरंगी मछलियां तैरती हुई जल परियां लग रही थीं। मखमल जैसी गहरी सब्ज घास, शहद की नहरें। अगर वो गांव जन्नत का टुकड़ा था तो शायद ये जगह सचमुच जन्नत की तरह थी। न जाने कौन सा वक्त होगा। गहरे बादलों से ढके होने की वजह से अंदाजा नहीं हो रहा था, मगर माहौल बेहद पुरसुकून था। एक अजीब सी खुशी का तरंग का एहसास था। वो एहसास जो बिल्कुल नौजवानी में बेवजह भी हुआ करता है। नहर के किनारे दरख्तों के तले एक वसी दस्तरखान लगा हुआ था, जिस पे बेशुमार रंग बरंगे खाने सजे हुए थे। दस्तरखान पर पूरे 25 लोग बैठे थे, खाना खा रहे थे। कोई उनके खाली होते बर्तन बार बार भर देता, उनको बहुत प्यार से खुशदिली से खाना खिला रहा था, तवासु कर रहा था। कौन? एक औरत। वो औरत बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल सेहतमंद थी, और वो गुलजाना थी।